हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप अच्छे तरीके से। तो आज जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है एसिड एंड बेस पार्ट 2, आज हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं इसका, ठीक है। तो पिछली जो वीडियो थी पार्ट 1 में हमने देखा था ये सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, यानी हमने कुल मिलाकर जाना था इंडिकेटर होता क्या है, इसके बारे में जाना था। अब आते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में देखें हम क्या क्या करने वाले आगे। मैं इसको मिटो करके अब देखता हूं, लिखता हूं, आपके सामने सारी बातें होंगी, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए आप, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। जैसे अगर मैं बात करूं अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कैसे होती है, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड क्या होता है, जरा देखिए आप। अगर हम करते क्या है, किसी एसिड को ले लेते हैं, उसका रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ करवाते हैं, तो क्या बन के आता है, देखिए आप। ये बन के आता है आपका, पहले तो यहाँ पे निकलता है हाइड्रोजन गैस, उसके साथ साथ यहाँ पे बनती है सॉल्ट। क्या बनती है आप, सॉल्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमने एक प्यारा सा एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रिएक्शन हमने करवा दिया। कोई भी मेटल ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया सोडियम, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बन के आएगा, जरा आप देखो। ये बन के आएगा आपका NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। दूसरा बन के आएगा आपका हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन गैस। अब यहां से आपको याद रखना है, अगर कोई भी एसिड हो उसका रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या बन के आता है, एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अच्छा, किसी और लेते हम, किसी और एसिड को लेते हैं हम लोग, जैसे H2SO4, जिसको आप तेजाब कहते हो। क्या कहते हो, तेजाब, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन अगर हम फिर किसी मेटल के साथ करवा देते हैं, जैसे हमने करवा दिया जिंक के साथ। किसके साथ करवा दिया भाई, जिंक के साथ करवा दिया, मेटल हमने चेंज कर दिया। तो देखिए आप, यहां पे बन के आएगा ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, उसके साथ साथ निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं और सीख लेते हैं। देखिए होता क्या है, आगे मैं बताता हूं। जैसे हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया। बर्तन लेने का मतलब क्या होता है, लैब में अगर आप जाओगे वहां पे टेस्ट ट्यूब मिलेगी आपको, है ना, कांच की होती है। तो देखिए आप, इसमें हमने क्या किया, पहले एसिड डाल दिया। इस बर्तन में हमने क्या किया, पहले एसिड डाल दिया। भाई एसिड मतलब हमने क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया। अम्ल में हम इसमें ऊपर से क्या डाल देते हैं, मेटल। क्या डाल देते हैं भाई, मेटल। अब देखिए होता क्या है, इसको हमने ढक दिया। ढकने के बाद यहां से एक हमने पाइप निकाला, ठीक है भाई। अब यहां से देखेंगे थोड़ी देर बाद कुछ गैसें निकलेंगी। अब ये कौन सी गैस निकल रही है हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी एक बात हम बताते हैं। देखिए आप जरा ध्यान से, होता क्या है, जब यहां पे इसके मुहाने पर हम आग की लौ ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे हम, आग की लौ, यानी आग ले जाएंगे इसके पास ना, तो आपको पुट पुट की आवाज सुनाई देगी, पुट की आवाज सुनाई पड़ेगी। इससे हमें पता चलता है यहाँ पे कौन सी गैस निकल के आ रही भाई, हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही। आप बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको मैं हटाऊं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि किसी भी कौन सी ऐसी गैस है जिसको जलाने से पुट पुट की आवाज निकलती है, तो होती है भाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। हटता हूं मैं, आप उतार लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब हम रिएक्शन देखते हैं। अपने अभी तक हमने जो देखा है एसिड का मेटल के साथ, अब हम देखते हैं बेस का मेटल के साथ, है ना भाई। तो यहां पे क्या बनता है, फिर वही बात होगी, सॉल्ट बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा भैया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहां पे किसी बेस का नाम ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, जिंक के साथ। किसके साथ करवाते हैं भाई, जिंक के साथ। अब होगा क्या यहाँ पे बन के आता भाई Na2ZnO2, उसके साथ साथ क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है भाई जिंक, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस निकल ही रही है, सोडियम जिंकेट। ठीक है भाई, इसको उतारिए आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा होता है। देखिए आप, मैं लिखता हूं यहां पे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखेंगे या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन इसका देखेंगे। जैसे एक प्यारा से एसिड हम लोग लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl की बात कर लीजिए, है ना। उसका रिएक्शन हम करवा देते हैं भाई कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ करवा देते हैं। देखिए अब होता क्या है, जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो यहां पे बन के आता भाई सॉल्ट प्लस, मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं इस बात को, जैसे कोई एसिड ले लिया हमने, उसके साथ साथ कोई कार्बोनेट ले लिया। कार्बोनेट का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं भाई, एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, उसके साथ साथ CO2 गैस निकलेगी और H2O यानी पानी निकल के बाहर आएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, NaCl निकलेगा, CO2 निकलेगी गैस, और क्या निकलेगा भाई H2O। इस रिएक्शन को क्या आप बैलेंस कर सकते हैं, तो बैलेंस करिएगा, है ना। कुछ करना नहीं, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, सीधी सी बात है, ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप ही। देखा आपने किस तरीके से। इसी तरीके से हमने कार्बोनेट का देखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले केस में देखते हैं हम लोग, जैसे इसी का रिएक्शन करवाते हैं HCl का ही NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो भी यही बात होगी भाई, NaCl निकलेगा, CO2 निकलेगा, और क्या बनेगा भाई H2O निकलेगा, ठीक है। क्या हमने बताया HCl यानी एसिड का रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाया, तो भाई सॉल्ट बन के आ रहा है, CO2 और H2O यानी पानी बन के आ रहा है, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया हुआ। अब देखिए ये जो गैस निकलती है ना, इसका यूज हम कहां पे करते हैं। ये जो CO2 गैस बहुत ही अधिक मात्रा में निकलती है। देखिए जरा आप ध्यान से, ये जो CO2 गैस है ना, आपने इसका नाम सुना होगा CaOH के ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या इसका नाम भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको आप कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं भाई, स्लेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या भाई, बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइम। यहां पे लिख देता हूं मैं इसका। ये जो गैस है ना, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन इसका करवाता हूं, तब देखिए क्या होता है। यहां पे निकल के आएगा भाई CaCO3 प्लस H2O बाहर आ जाएगा। क्या हमने बताया आपको, CaOH का ट्वाइस और CO2 CaCO3 और क्या H2O निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखा आपने, ये तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है ये कम मात्रा में लिया हुआ है ना। अगर हम थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तब क्या होता है, जरा आप देखिए ध्यान से। CaOH का ट्वाइस और CO2 को हम लोग अत्यधिक मात्रा में लेंगे, एक्सेसिव, अत्यधिक मात्रा में, है ना भाई, एक्सेसिव क्वांटिटी इसकी लेते हैं, तब क्या होता है जरा देखिए आप ध्यान से। तब क्या बन के आएगा यहाँ पे CaHCO का थ्राइस और यहाँ पे ट्वाइस। मैंने क्या बोला, इसका भाई जब मैंने बताया CO2 अगर अधिक मात्रा में होगी इसके साथ रिएक्शन करेगी तब क्या बनेगा, कैल्शियम का HCO3 प्लस ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के आएगा। क्या बनेगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पे मैं लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भाई। आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, मिटोता हूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं लेकर के। अब हम देखेंगे आगे, अगली रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, इसको हम दूसरा नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि अम्ल का क्षार के साथ जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसा क्यों होता है आप जरा देखो ध्यान से, मैं आगे बात करता हूं, देखिए ध्यान से आप। जैसे अगर मैं कोई अम्ल ले लेता हूं, जैसे बहुत ही, मैं कई बार एग्जांपल ले रहा हूं उसी का ही, HCl का, बहुत ही प्यारा सा है। अगर मैं किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन कराता हूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पे बन के आता है सोडियम क्लोराइड, उसके साथ साथ निकल के आता आपका पानी। कहने का सेंस ये हुआ, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे बन के आता भाई लवण यानी सॉल्ट, प्लस यहां पे क्या निकलता भाई? वाटर। क्या निकलता है? वाटर निकल के आता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन मैं नीचे लिख देता हूं उदासीनीकरण अभिक्रिया की यहां पर, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एसिड reacts with base to form salt and water, then this reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही आप यहां पे लिख लेना, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। आगे उतारो आप इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर के। मैं इसको हटाता हूं। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विथ मेटल ऑक्साइड। किसी भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? धात्विक ऑक्साइड के साथ। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किसके साथ? धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हम करवा के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं किसी भी अम्ल का नाम ले लेता हूं, देखिए आप, जैसे मैं बार बार अम्ल इसी को ले रहा हूं, ठीक है, नाराज मत होना आप। अम्ल का अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं भाई? Na2O के साथ करवा रहे हैं, यानी किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। तब क्या निकल के आते हैं? यहाँ NaCl बनता है और क्या बनता है भाई? H2O है भाई। देखो जैसे हमने एसिड लिया है और हमने ये मेटल ऑक्साइड लिया है, धात्विक ऑक्साइड लिया है, तो यहाँ पे सॉल्ट बन के आ रहा है और क्या निकल के आ रहा है भाई? वाटर। अच्छा, क्या आप इस रिएक्शन को देखने से आपको नहीं लग रहा है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसे ही है? क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, सेम सॉल्ट और वाटर बन के आ रहा है। तो जरा आप देखिए, जो आपने देखा हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उसमें हमने क्या लिया था? अम्ल लिया था, उसके साथ हमने क्षार लिया था, यानी एसिड लिया था, फिर बेस लिया था, उसमें बन के आया था आपका सॉल्ट और क्या बन के आया था भाई? वाटर बन के आया था। यही ना बन के आया था भाई। तो देखो जरा आप ध्यान से, ये आपका क्या है? एसिड है, मैंने लिया हुआ है, ये सॉल्ट बन के आ रहा है यहाँ पर, ये बन के क्या आ रहा है भाई? H2O आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड है होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो आप नीचे एक बात लिखिए कि किसी भी धातु का ऑक्साइड
किसी भी धातु का ऑक्साइड कैसा होता है भाई? क्षारीय होता है। किसी भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं। इसको उतार लिया होगा आपने। इसी तरीके से हम देखते हैं, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब हम किसी बेस का रिएक्शन हम करवाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तब आप देखोगे क्या बन गया? सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा भाई? वाटर बन के आएगा। जरा आप देखो, बेस हमने ले लिया जैसे CaOH का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। क्या ले लिया भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जैसे हमने कोई नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे CaCO3 बनेगा, उसके साथ साथ क्या निकल के आएगा भाई? वाटर। तो आप देख रहे हो ये बेस है, यानी कि ये क्षार है। दूसरी चीज ये क्या है आपका बन के आ रहा है? लवण, यानी सॉल्ट बन के आ रहा है। ये आपका वाटर बन के तो आ ही रहा है। तो आप जरा कंपेयर करिए उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। देखिए आपको क्या मिलके आता है यहाँ पे कि जो बेस है ना वो एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लवण, यानी सॉल्ट और वाटर बन के आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यानी किसी भी नॉन मेटल यानी अधातु का ऑक्साइड, किसी भी अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है भाई? एसिड यानी अम्ल होता है। आपसे पूछा जाएगा या पूछा भी जाता है कि किसी भी अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? वो अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। उतारिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बातें करते हैं हम लोग इसमें। जैसे अब हम जो बातें करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, आपने एक्चुअल देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। जैसे जल में हम क्या करते हैं, जब किसी एसिड को या किसी बेस को डालते हैं तब क्या होता है? ठीक है भाई। अच्छा, उसके पहले आप एक बात जान लीजिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए हमने ये इसमें जल भरा हुआ भाई, है ना, और इसमें ऊपर से हम क्या गिरा रहे हैं? एसिड गिरा रहे हैं या बेस गिरा रहे हैं, कुछ भी गिरा सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, दूसरी बात, इसमें हमने एसिड लिया हुआ है। तीसरी बात, हमने क्या किया हुआ है? इसमें बेस लिया हुआ कोई सा, इसमें एसिड लिया हुआ है। इसमें हम वाटर को डाल रहे हैं, यानी जल को डाल रहे हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं? हम लोग जल को डाल रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से बताना मुझे, इसमें तीनों में कौन सा सही है और कौन गलत है और क्यों गलत है? ठीक है भाई, जरा सोचिए एक बार आप, फिर मैं बताता हूं। देखिए मैं बताता हूं इसको, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ऐसा क्यों, ये भी बता रहा हूं। देखिएगा ध्यान से। कभी आप अगर लेबोरेटरी में गए होंगे यानी प्रयोगशाला में गए होंगे तो आपको सिखाया गया होगा, या नहीं सिखाया गया तो मैं सिखा देता हूं। यहाँ पे किसी पात्र में यानी किसी भी बर्तन में यानी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करिए, एसिड, थोड़ा सा एसिड ले लीजिए आप, उसके बाद उसमें जल गिराइए। दूर से गिराना भाई, ये पास से काम नहीं करना है। ठीक है, इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। जैसे आप गिराएंगे ना, होगा क्या, इतना तेज रिएक्शन इसमें होता है ना, इसमें आग लग सकती है। आग लगने का मतलब क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है भाई। दूसरी बात, इसी तरीके से आप अगर बेस में जल को गिराएंगे ना, तो यहाँ पे ये जो कांच का बर्तन लिया है ना, वो फूट सकता है। अब देखिए ये वाला सही क्यों है। अब देखिए इसको भी बहुत ही सावधानी से करते हैं। जल में हम एसिड या बेस जब मिलाते हैं ना, तो बर्तन को हिलाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं भाई? हिलाते रहते हैं। समझ गए? नहीं तो इसमें भी विस्फोट हो सकता है, लेकिन इसमें विस्फोट होने का कम चांस होता है, इसमें ज्यादा चांस होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। इतनी बात आपने सीख लिया होगा। तो अब हम देखिए आप क्या करेंगे, जब हम जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तब क्या होता है ना। देखिए एक ध्यान से, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं कोई एसिड ले लेता हूं, बहुत ही बार एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना, जल में इसको मैं मिला रहा हूं, मैं एसिड को किस में मिला रहा हूं भाई? जल में मिला रहा हूं। तब देखिए ध्यान से होता क्या है। पहली बात तो ध्यान से, यहां पर H3O प्लस यहां पे Cl-, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है क्लोराइड आयन, इसका नाम है क्लोराइड आयन। ठीक है भाई, जरा आप ध्यान से देखना होता क्या है एक्चुअल में, ये सारी बातों को मैं समझाता हूं ऊपर लेकर के। देखिए जब आप जल में HCl को डालते हैं तो होता क्या है, ये जो HCl है ना, H+ और Cl- दो पार्ट में टूट जाता है। कितने में भाई? H+ और Cl- में टूट जाता है, और ये H2O। तब देखिए क्या होता है, जो H+ है ना इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो H3O का निर्माण होता है, और Cl अलग होके यहाँ पे। तो आप एक बात जरा ध्यान से देख रहे हो कि जो एसिड है ना हमें क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। हमें क्या दे रहा है भाई? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी अगर पदार्थ है जो हाइड्रोजन पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है, इसका मतलब क्या होगा? वो एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। दूसरी बात, इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करते हैं, चलिए देखिए बेस, जैसे मैं बेस ले लेता हूं NaOH है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, जल में इसको मिलाते हैं। क्या करते हैं भाई? जल में मिलाते हैं। तब देखिए क्या होता है, यहां पर जब जल में मिलाएंगे ना तो देखो भैया होगा क्या, यहां पे पहले तो ये होगा इतना, ठीक है, उसके साथ वाटर तो यहीं पे रहेगा, उसको मैं दिखा नहीं रहा हूं, ऐसे समझना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये Na+ में टूटता है और ये OH- में टूटता है, इसके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है भाई, होता क्या है जरा ध्यान से देखना, मैं समझाना चाह रहा हूं इस बात को कि आप ये देख रहे हो बेस है, हमें बेस क्या दे रहा है भाई? OH- आयन दे रहा है। क्या दे रहा है भाई? OH- आयन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी पदार्थ क्षार है यानी बेस है तो हमें क्या देगा भाई? OH- आयन। इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई पदार्थ अगर पानी में डालने यानी जल में डालने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसका मतलब वो क्या होता है भाई? क्षार यानी बेस होता है। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए आगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए आप, तनुकरण यानी डायलूशन, डायलूशन यानी तनुकरण। तनुकरण यानी डायलूशन। डायलूशन होता क्या है, जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे आपने गर्मियों में खूब रस बनाया होगा, रस है ना, जिसको रसना आप कहते हो। आपने क्या किया होगा, जल लिया होगा, जल में थोड़ा कोई मीठा सा पदार्थ डाला होगा, ऐसा कुछ आपने डाला होगा तो ये मीठा मीठा सा आपको लग रहा। अच्छा, ऐसा क्या करते हैं हम लोग, जब आपने रस बना लिया उसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल देते हैं, ज्यादा पानी डाल देते हैं, ज्यादा और डालते जाते जब ज्यादा पानी डाल दोगे तो कैसा फीका फीका सा लगेगा। क्या लगेगा भाई? फीका फीका सा। ये जो फीका करने की प्रक्रिया होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तनुकरण यानी डायलूशन, है ना। तो जरा आप देखो ध्यान से, होता क्या है आगे बताऊं मैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है, ये हमने कोई बर्तन ले लिया, इसमें हमने जल लिया हुआ है, जल लिया हुआ है, जल में हम एसिड मिला रहे हैं, है ना, एसिड मिला रहे हैं, मिलाते ही जा रहे हैं, एसिड मिलाते ही जा रहे हैं, मिलाते ही जा रहे हैं, है ना। तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा अगर हम जल की मात्रा को बढ़ा दें, थोड़ा सा एसिड हम डाल करके जल की मात्रा को बढ़ा दें, है ना, ऐसा हो जाए तो होगा क्या, प्रति इकाई आयतन में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में, यानी प्रति इकाई आयतन में, यानी यूनिट वॉल्यूम में जो H+ आयन होता है ना, अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन। दूसरी बात, अगर हम बेस मिला रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन, इसकी कमी होने लगती है। क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। तो जरा इसके बारे में हम लिखते हैं, देखिए आप इसके बारे में पहले हिंदी वाले, जब जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तब प्रति इकाई आयतन में H+ या OH- आयन की कमी होने लगती है।
इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तनुकरण कहते हैं। ठीक है, इसको उतारो, मैं फिर बता रहा हूं आगे। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, मैं इसको पहले हटा ही दूं, उसके बाद लिख रहा हूं। मिक्सिंग ऑफ या मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर results in decreasing concentration of ions per unit volume. This process is called dilution. This process is called dilution. ठीक है भाई, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं इस बात को। जैसे हमने बताया था, रस ले लीजिए आप, किसी भी मीठे पदार्थ का पानी में डाल के बना लीजिए। अब जैसे ज्यादा पानी मिलाते जाएंगे वो फीका फीका सा लगने लगेगा, है ना। इसका मतलब जो मीठे का जो मीठापन होता है उसमें ना, तो वो खत्म होने लग जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर हम जल की मात्रा थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं और एसिड को या बेस को कम मिलाते हैं, तो में H+ आयन या OH- की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है ना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? डाइल्यूशन यानी तनुकरण। ठीक, उतारिए इसको, आगे हम बात करेंगे फिर। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा, पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल। ये होता क्या है? वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता होगा पीएच स्केल होता क्या है ना। तो पीएच स्केल के बारे में जानते हैं जरा, होता क्या है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि कोई अम्ल है आपके पास, है ना, अम्ल को तो पता कर ही लेंगे इतना पढ़ने के बाद, जानने के बाद। तो आप कैसे पता करेंगे ये कि प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कैसे पता करेंगे? इसकी बात हम जानेंगे यहाँ पर पीएच स्केल में। तो देखिए आप यहाँ पे जो पी है ना, उसका मतलब होता है पोटेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते पूषांश। ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भाई शक्ति यानी पावर। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? शक्ति यानी पावर। जरा इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग पीएच पैमाना की। देखिए आप ध्यान से, पीएच पैमाना होता क्या है। अच्छा, आपसे एक काम है, कमेंट करके बताना ये पीएच स्केल की खोज यानी डिस्कवर किसने की थी? पीएच स्केल की कमेंट करके जरा आप बताना तो। ठीक है, लिखता हूं पीएच पैमाना। लिखिए आप, एक ऐसा पैमाना, या ऐसा लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है। इसे पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना कहते हैं। हाँ भाई, लिखो जरा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में भी। A scale for measuring hydrogen ion concentration is called pH scale। ठीक है भाई, इट्स कॉल्ड पीएच स्केल। देखिए होता है क्या, मैं बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ पीएच स्केल कैसा होता है। बीच में यहाँ पे होता है भाई 7,
इधर होता है 0, इस तरफ होता है भाई 14 यानी 14, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे भाई 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 मान लेते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरीके से कुछ होता है। देखिए आप ध्यान से, 7 का मतलब यहाँ पे उदासीन होता है, ना तो एसिडिक होगा यानी ये हो जाएगा न्यूट्रल, उदासीन। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान, किसी भी केमिकल पदार्थ या रासायनिक पदार्थ का पीएच मान अगर 7 है, इसका मतलब वो कैसा होगा भाई, उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। कैसा होगा भाई, न्यूट्रल होगा। दूसरी बात, जैसे देखिए 7 से जैसे ही हम दाएं साइड बढ़ते चले जाएंगे, यहां पर क्षारीयता बढ़ती है यानी बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है भाई, यानी OH माइनस आयन की सांद्रता भी इस तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, है ना, इंक्रीज करेगी, यानी क्षारीयता बढ़ेगी। अगर मैंने कह दिया कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 14 है, कितना भाई 14 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सबसे ज्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है भाई, इसको जरा आप देखो ध्यान से। इसी तरीके से अगर हम 7 से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता यानी एसिडिटी, अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है भाई, अम्लीयता बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जाएंगे तो H+ आयन की यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। 7 पे क्या होता है भाई, उदासीन होता है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जरा आप एक काम करना, कुछ एसिड और कुछ बेस ले लेना, उसमें आप किसकी पीएच मान कितना होता है, ये सारी बातें जरा आप पता करना। ठीक है भाई, किसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, इतना आप उतारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है, उसको सॉल्व करने की जरूर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। 2-4 चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे प्रबल अम्ल क्या होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी चीज दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक एसिड। दूसरी चीज आपने यहां पर लिखा होगा प्रबल क्षार, ये क्या होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी चीज वीक बेस यानी दुर्बल क्षार, यानी वीक बेस। ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, जैसे मैं बताता हूं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि जल में यानी वाटर में हम लोग एसिड को मिला रहे थे या बेस को मिला रहे थे। अगर हम एसिड को मिला रहे हैं किसके अंदर भाई, जल के यानी वाटर के अंदर, तो देखो जरा ध्यान से, अगर कोई हमने एसिड ले लिया है, उसको जल में मिला रहे हैं, तो हमने बताया ये H+ आयन देगा, उसके साथ जो भी है उसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं अभी, ये H+ आयन देगा ना, पक्की बात है। अब देखिए, जब H+ आयन ये दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये H+ आयन या तो कम मात्रा में देगा या तो ज्यादा मात्रा में देगा। अगर कोई भी पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन की मात्रा अधिक देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल बोलते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी अगर वो H+ आयन को ज्यादा निकालता है ना भाई, ज्यादा देता है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरी वीक एसिड क्या होता है, इसी तरीके से अगर ये ज्यादा H+ आयन दे रहा है तो क्या हो रहा है भाई, प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। अगर दुर्बल है यानी वीक है, इसका मतलब H+ आयन वो कम देगा। अगर हम किसी भी एसिड को अगर जल में डालते हैं तो H+ आयन की मात्रा अगर कम देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रबल क्षार के बारे में जरा समझते हैं क्या होता है। अगर हमने कोई बेस ले लिया, बेस को अगर हम वाटर यानी जल में डाल रहे हैं, तो अगर OH माइनस, यहां पे अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें क्या होता था, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी, ज्यादा दे रहा था, ये कम दे रहा था। इसी तरीके से ये OH माइनस आयन ज्यादा देगा और ये OH माइनस आयन कम देगा।
अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डालते हैं तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर वो ज्यादा देता है, यानी OH माइनस आयन ज्यादा निकालता है, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वही या कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरा हम बेस ले लेते हैं, अगर वो वाटर में मिलाते हैं तो OH माइनस अगर आयन कम देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार। ठीक है, वीक बेस बोलेंगे इसको। ठीक है भाई, इतनी बात आप उतारिए। चलो अब हम आगे बात करते हैं। इसको आपने उतार लिया होगा। देखिए, अब अपने डेली लाइफ में हम पीएच, है ना, पीएच क्या होता है अभी तो मैंने बता ही दिया है। ये पीएच का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच हम देखते हैं, है ना, इन डेली लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जैसे आपसे अगर पूछा जाए आपके शरीर का पीएच कितना होता है, पीएच मान, आपके शरीर का पीएच मान कितना होता है, यानी आपसे पूछेगा आपके शरीर का या आपके खून का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक का होता है। कितना होता है भाई? 7 से 7.8 तक। कहने का मतलब आपका जो शरीर है ना वो कैसा होता है? बेसिक होता है भाई। देखो 7 से ज्यादा है ना, 7 से 7.8। मैंने बताया था 7 पे उदासीन होता है। 7 से अब राइट साइड यानी 14 की तरफ बढ़ोगे तो वो बेसिक होता है। अगर 7 से अब लेफ्ट की साइड आओगे तो कैसा? एसिडिक होता जाता है। तो अब देखो 7 से या 7.8 के बीच में, इसका मतलब ये बेसिक। हमारे शरीर कैसे होते हैं भाई? बेसिक होते हैं, है ना। दूसरी बात, आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है? कभी कभी जो पहली बारिश होती है उसको सब बोलते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है इतना प्रदूषण हो रखा है। तो पहली बारिश में क्या होता है? जब वो जल ऊपर से आता है ना तो उसी प्रदूषण यानी पोल्यूशन के साथ मिलकर के एसिड का निर्माण करके वो नीचे की तरफ वाटर आता है। ठीक है, होता क्या है मैं बोल देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे ही। जब वर्षा के जल का पीएच मान 7.6 से कम होता है, सॉरी 5.6 लिखना है यहाँ पे, से कम होता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अम्लीय वर्षा कहते हैं। When the pH value of rain decreases by 5.6, then this is called acid rain। क्या कहता है भाई? एसिड रेन। दूसरी बात, आपने देखा हो कभी कभार किसी किसी का दांत टूटने लगता है ना, दांतों के ऊपर से वहां से टूट के निकलने, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है वो निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखो जरा, जब आप ना खाना खाते हो तो मुंह में ना कुछ जो ग्लूकोज होता है यानी शर्करा जो होता है, जो मीठा पदार्थ होता है वो मुंह में छूट जाता है, मुंह के अंदर यानी हमारे शरीर के भीतर नहीं जाता, यानी आमाशय में नहीं है, स्टमक में हमारे नहीं जाता है, मुंह में ही रह जाता। तो मुंह में हमें पता है ना हमारे मुंह में बैक्टीरिया होती है। क्या होती है भाई? बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया होती है उसी शर्करा यानी शुगर के साथ रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने पे क्या होता है जरा आप देखो। अच्छा इतना उतार लो फिर मैं बताता हूं। देखिए तीसरी बात क्या मैंने बताया, मैं फिर से समझाता हूं इसी बात को। जैसे मैंने बताया जब आप खाना खाते हो तो खाना में कुछ शर्करा यानी कुछ खाना छूट जाता है, आप उसको शर्करा बोल सकते हो। तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जब शर्करा से रिएक्शन करती है ना तो होता क्या है, वहां पर एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? एसिड का निर्माण होता है। जब एसिड की मात्रा मुंह में हमारे बढ़ने लगती है ना तो दांत टूट टूट कर नीचे आते हैं। तो होता क्या, जैसे देखिए आप, अच्छा आप देखते हो हमारा जो दांत है ना, दांत है ना बहुत ही कठोर होता है। शरीर का सबसे कठोर, अगर हम बात करें कठोर पदार्थ, कठोर अंग की बात करें तो हमारा दांत होता है। क्या होता है भाई? दांत होता है। अच्छा दांत का
किससे बना मिलकर बना होता है? अच्छा, दांत इसको बोलते हैं इनेबल, यानी दंत वल्क, है ना। ये किसका मिलकर बना होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है भाई, इसका मिलकर ये बना होता है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जब आप खाना खाते हो तो उसमें क्या, शुगर यानी शर्करा मुंह में छूट जाता है, उसका जब इस पे बैक्टीरिया रिएक्शन करती है, बैक्टीरिया, तो वो एसिड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई? एसिड का। तो होता है कि हमारे मुंह में एसिडिटी बढ़ती जाती है, यानी हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 यानी 5.5 से अगर कम होता जाएगा, 5.5 से कम होता जाएगा, तो हमारे दंत का क्षय होने लग जाएगा, यानी हमारा दांत क्या होने लग जाएगा? टूटने लग जाएगा। आशा करता हूँ मैंने इस पार्ट में जितनी भी आप बातें आपको सिखाई और बताई भी होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो आप क्या करिए, जब समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात, इसको रिपीट करके भी एक बार देखिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं, अगले पार्ट को हम जल्दी ही लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज।